हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया एक इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। काफ़ी लोग को ये कंसर्न होता है कि हार्ट की दवाइयाँ ज़्यादा डोज में देने से या हार्ट की दवाइयाँ देने से किडनी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी एलोपैथिक दवा अगर दी जाती है तो वो किडनी पर बुरा असर कर सकती है। ऐसा कॉमन मिसकंसेप्शन है। तो आज इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी कॉमन लोगों का थॉट प्रोसेस ये रहता है जब भी हम इन्हें कहते हैं, जैसे मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी डिस्कस किया कि हार्ट की मेडिसिन का फ़ायदा ज़्यादातर तभी होता है जब इनको मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पे हम देते हैं, यानी कि ज़्यादा डोज पर इनको दिया जाता है तो ये ज़्यादा फ़ायदा करती है। कम डोज पर देने में ये उतना ज़्यादा असर नहीं करती है। तो लोगों का कंसर्न, जैसे ही हम उन्हें बताते हैं कि आपको दवा हम डोज थोड़ा बढ़ाएंगे, अभी फ़िलहाल थोड़ा मीडियम डोज पे रखा है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोज करेंगे, जहाँ ये स्ट्रॉन्ग शब्द आता है वहाँ लोगों का पहला कंसर्न यही होता है कि हार्ट की दवाइयाँ किडनी पर नुकसान कर सकती हैं, किडनी फेल हो जाएगी और दिक्कत आ जाएगी लॉन्ग टर्म। तो क्या ये सही है या नहीं, ये काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं। तो आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा इसे एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें काम करने की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रहे। आज के टॉपिक पर बात करते हैं। हार्ट की दवाइयाँ यूजुअली लोगों का जो कॉमन कंसर्न रहता है कि क्या ये किडनी पर नुकसानदायक है, क्या ये किडनी को ख़राब करती है, कॉमन ग्रुप ऑफ कार्डिक मेडिसिन कौन सी है और ये किडनी पर किस तरह से असर करती हैं, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हार्ट की काफ़ी मेडिसिन है जो बीपी रिड्यूस करती हैं, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन है। ये सारी दवाइयाँ ज़्यादातर किडनी पर फ़ायदा करती है, स्पेशली जो एसी इनहिबिटर और एआरबी ग्रुप की मेडिसिन है, ये सबसे ज़्यादा इनका डेटा अवेलेबल है कि ये किडनी का डैमेज को रोकती है। जो पेशेंट अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर में है या क्रिएटिनिन जिसका बढ़ना थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है, उस स्टेज पर इस दवा को इनिशिएट करने में लॉन्ग स्टेज पर किडनी फेलियर होने का चांसेस और किडनी का डिटोरेशन होने का चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। और ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन के लिए सबसे ज़्यादा डेटा अवेलेबल है कि ये किडनी को बचाता है। सबसे मज़ेदार बात यह कि यही ग्रुप ऑफ मेडिसिन के लिए सबसे ज़्यादा डेटा अवेलेबल है कि ज़्यादा डोज पर देने में ये दवा हार्ट को भी बचाती है। यानी ऐसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन यानी रैमिप्रिल, एनारोप्रिल, कैप्टोप्रिल, प्रेंडोप्रिल, ये ग्रुप की जो मेडिसिन है इस नाम से आती हैं, ये मेडिसिन हार्ट के लिए भी बहुत प्रोटेक्टिव है। और एआरबीज में भी टेलमिसार्टन, लोसार्टन, वैल्सार्टन, कैंडीसार्टन, ये सारी ग्रुप ऑफ मेडिसिन का किडनी के पेशेंट्स में डेटा अच्छा अवेलेबल है और ये किडनी के लिए भी प्रोटेक्टिव है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, बीपी ज़्यादा होना हार्ट के लिए भी डेट्रीमेंटल है और किडनी के लिए भी डेट्रीमेंटल है, दोनों सिस्टम्स को ये नुकसान करता है। तो इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति का, अगर आप बीपी कंट्रोल कर रहे हैं, बीपी को आप 160, 170 से लेके आप 120 के लेवल पर ला रहे हैं, तो ये दोनों ऑर्गन्स के लिए अच्छा है। यानी हार्ट को भी फ़ायदा देगा और किडनी को भी फ़ायदा देगा। हार्ट को फ़ायदा इसलिए देगा कि उतना प्रेशर अगर नलियों में है तो उसके अगेंस्ट हार्ट को काम करना पड़ेगा, तो हार्ट का वर्कलोड बढ़ेगा, हार्ट का स्ट्रेस बढ़ेगा, हार्ट का डैमेज बढ़ेगा। किडनी के लिए फ़ायदा इसलिए क्योंकि उतना ज़्यादा प्रेशर से अगर ब्लड किडनी में गश करेगा और किडनी में ज़ोर से ब्लड प्रेशर की मार पड़ेगी तो किडनी के सेल्स जल्दी डैमेज होंगे, जल्दी नुकसान होगा, सेल्स का सड़ना और मरना का प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर रिडक्शन करने वाली ज़्यादातर दवाइयाँ हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल है, किडनी के लिए भी बेनिफिशियल है। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बाकी सबके लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन उतना डेटा अवेलेबल नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि ये नुकसान नहीं करती है। अगर ब्लड प्रेशर को आप कम करेंगे हार्ट के मेडिसिन देकर तो डेफिनेटली वो किडनी के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एक चीज़ थोड़ा कंसर्न ऐसा होता है कि हार्ट की दवाइयाँ जो है बीपी थोड़ा सा कम करती है। कभी कभी ये बीपी अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी 90 मिलीमीटर से अगर नीचे हो गया सिस्टोलिक प्रेशर, या कोई कारण से पेशेंट को ऐसा सडन कोई एपिसोड हो गया कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया कुछ चालू हो गया, जिससे बॉडी का वॉल्यूम लॉस हो गया, सन स्ट्रोक हो गया या कोई डिहाइड्रेशन हो गया, जिसकी वजह से बॉडी का ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो जाता है, तो वैसे पेशेंट में सडनली बीपी ड्रॉप हो सकता है। ऑब्वियसली अगर ये सब कारणों से बीपी ड्रॉप हो रहा है और वैसे पेशेंट में अगर हम हार्ट की मेडिसिन या बीपी की मेडिसिन देते हैं तो बीपी ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। तो वैसे केस में किडनी सडन फेलियर में जा सकती है, सडन किडनी शटडाउन हो सकती है। तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न ज़रूर रहता है कि अगर किसी पेशेंट का किडनी का इनको हार्ट की अगर मेडिसिन दे रही है और सडनली बीपी ड्रॉप होता है तो किडनी पर नुकसानदायक हो सकता है।
पर ये चीज़ों के लिए सिंपल प्रिकॉशन ये है कि जब भी कोई का ऐसा कारण है जिसकी वजह से बीपी ड्रॉप हो रहा है या किसी व्यक्ति को सडनली ऐसा चेक करने पर बीपी कम मिलता है तो मेडिसिन का आप डोज थोड़ा कम कर सकते हैं। बीपी को 100-110 के आसपास या उससे ऊपर ही मेंटेन करें, 120-130 के आसपास मेंटेन करें। 90 से नीचे सिस्टोलिक प्रेशर को जाने ना दे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये एक सिचुएशन है जहाँ हार्ट की मेडिसिन कभी कभी किडनी के लिए डेट्रीमेंटल हो सकती है अगर ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है और दवाओं को एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे सिचुएशन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा अगर कोई भी सिचुएशन में आप फंसे हो कि लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है, आप खाना नहीं खा पा रहे हो या नमक का इंटेक बहुत ज़्यादा सडनली कम हो गया कोई और कारण से, तो वहाँ पे आप मेडिसिन का डोजेज को कंपैरेटिवली कम कर सकते हैं। बार बार बीपी को चेक कर सकते हैं, अगर बीपी आपको डेफिनेटली कम मिल रहा है तो उस दिन का बीपी का मेडिसिन का डोज आप स्किप कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल टेस्ट है, अपने इसको तरह की प्रॉब्लम से अपने आप को बचाने के लिए एक सिंपल एक नुस्खा है। पर हाँ, डेफिनेटली हार्ट की दवाइयाँ कोई नुकसान नहीं करती है। ऑब्वियसली बीपी किसी भी कारण से ड्रॉप होगा तो किडनी का नुकसान तो कर सकता है सडनली, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो तो। ऐसा नहीं है कि 180 से 120 आप ले आए तो वो नुकसान करेगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हाँ, अगर 90 से नीचे अगर सिस्टोलिक प्रेशर जाता है तो कभी कभी सडनली अगर ड्रॉप होता है, बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है तो नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा हार्ट की मेडिसिन देते हैं खून पतला करने वाली दवाइयाँ। खून पतला करने वाली दवाइयाँ एस्प्रिन वगैरह जो है, ये किडनी की भी नलियों की अगर किसी को बीमारी है तो उसमें भी रीनोप्रोटेक्टिव कुछ एक्शन है, बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको किडनी का भी नलियों का ब्लॉकेज है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से ब्लॉकेजेस डेवलप हो सकते हैं और किडनी की नली में भी सडनली क्लॉट हो सकता है, तो वैसे पेशेंट में भी एंटीप्लेटलेट दवाई देते हैं। तो हार्ट के पेशेंट्स में जो खून पतला करने की दवाई दी जाती है वो किडनी पेशेंट्स में नुकसानदायक नहीं है, किडनी में कोई ब्लीडिंग नहीं करेगा, वो किडनी को उल्टा प्रोटेक्ट करेगा। खासकर अगर किसी को साथ में किडनी का बीमारी है तो और ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन रहेगा। तो इसलिए ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी किडनी के लिए नुकसानदायक नहीं है। बहुत ज़्यादा किसी को अगर ब्लीडिंग हो गई दवा से और सडनली बीपी ड्रॉप हो गया और हाइपोटेंशन हो गया और किडनी फेलियर हो गया, लाखों में एक आध केस में हो सकता है, पर दैट इज़ एक्सट्रीमली रेयर। और ऑब्वियसली अगर इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होगा कि 1.5-2 लीटर ब्लड निकल गया तो ऑब्वियसली सडनली आदमी को पता तो चल जाएगा। ऐसा बहुत ही रेयर है कि इंटरनल ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो जाए और आदमी को पता ना चले, एक्सट्रीमली रेयर है, तो वैसा चांस कम ही है। तीसरा ग्रुप ऑफ मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाई। कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाई ज़्यादातर हार्ट के हर पेशेंट्स को दी जाती है क्योंकि हार्ट की बीमारियां भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड होती है। हार्ट की नलियों में कोलेस्ट्रॉल का प्लाक डिपोजिशन होने से नलियों में ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाई हार्ट पेशेंट को दी जाती है। किडनी में भी जो ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड होते हैं। हाँ, किसी पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा किडनी फेलियर हो चुका है और उसको अगर ऑलरेडी वो डायलिसिस पे आ गया है तो वैसे पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल अगर कोई और कम करने की दवाई उनको दी जा रही है तो बंद नहीं की जाती है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ एक ट्रायल्स थे जिन्होंने कोशिश किया ये जांच करने का कि अगर किडनी फेलियर वाला पेशेंट है उसको हम किडनी के एंड पॉइंट्स को कवर करने के लिए स्टैटिन देते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा देते हैं तो फ़ायदा होता है क्या, पर ज़्यादातर ट्रायल्स नेगेटिव रहे थे। किडनी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता पर डेफिनेटली नुकसान भी नहीं करता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करेगा क्योंकि किडनी के ब्लॉकेजेस कम होंगे। और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किडनी के पेशेंट में भी ज़्यादातर मृत्यु जो होती है वो हार्ट अटैक की वजह से ही होती है। हार्ट की नलियों की ब्लॉकेज या ब्रेन की नलियों के ब्लॉकेजेस की वजह से ही ज़्यादातर लोगों में मृत्यु होती है। तो ऑब्वियसली अगर किडनी के पेशेंट्स में आप कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन दोगे तो किडनी के लिए वो भले बेनिफिशियल हो नहीं हो, किडनी को सुधारे या नहीं सुधारे, क्रिएटिन बढ़ना सुधारे या नहीं सुधारे, लेकिन वो हार्ट के लिए तो डेफिनेटली बेनिफिशियल है। तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। इसके अलावा एक डेपैग्लिफ्लोजिन यानी SGLT2 इनहिबिटर्स करके मेडिसिन है। ये मेडिसिन वैसे तो पहले डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि बॉडी का एक्सेस शुगर यूरिन में निकालता है, पर काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया कि ये हार्ट फेलियर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, एक्सेस शुगर बॉडी में से निकालता है तो वजन कम करने के लिए भी अच्छा है। और इवन नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी इसको दिया जा सकता है बिल्कुल सेफली क्योंकि ये बॉडी का शुगर एक्सेसिवली लो नहीं करता, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, ऑलमोस्ट 0% इंसिडेंस है। तो ये दवाई काफ़ी नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी सेफ पाया गया है, इसलिए इसको दिया जाता है हार्ट का पंप फंक्शन सुधारने के लिए, हार्ट का फेलियर सुधारने के लिए, मृत्यु दर सुधारने के लिए और किडनी के फंक्शन को सुधारने के लिए भी दिया जाता है। ये दवा भी किडनी पर नुकसान नहीं करती। रेयर चांसेस में ये है कि अगर किसी को यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, वो इन्फेक्शन बढ़ के किडनी पर पहुंच जाए, बिल्कुल ध्यान ना रखे तो 1-2% में ऐसा हो सकता है क्योंकि ये दवा एक्सेसिव शुगर यूरिन में निकालती है। तो उसमें कई बार कोई व्यक्ति हाइजीन का ध्यान नहीं रखे, वहाँ पेशाब की जगह इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने के बाद भी वो डॉक्टर को रिपोर्ट ना करे, कई दिनों तक जलन होती रहे और फिर धीरे धीरे वहाँ आकर पस पड़ जाए, वो पस किडनी तक पहुँच जाए, किडनी को डैमेज कर दे, ऐसा हो सकता है, बट दैट इज़ एक्सट्रीमली रेयर। ये
दवा का जब बड़े स्टडीज़ किए गए थे या बड़े ट्रायल्स किए गए थे तो उन्होंने यही पाया कि किडनी तक इन्फेक्शन पहुंचने का चांस और किडनी को परमानेंटली डैमेज करने का चांस इसमें नहीं के बराबर है। तो काफ़ी सेफ है। ज़्यादातर अगर किसी को इन्फेक्शन होता भी है तो पेशाब की जगह या पेशाब की नली के आसपास या पेशाब जहाँ से करते हैं यूरेथ्रा उसके आसपास इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। ज़्यादातर 3 से 4% केसेस में होता है और अपने आप थोड़े दिन में दवा से ठीक हो जाता है। ये SGLT2 ग्रुप ऑफ दवा को थोड़े दिन में ऐसे पेशेंट में बंद करना भी पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म कोई एंड पॉइंट्स में नुकसान होगा या कोई परमानेंट डैमेज हो जाएगा किडनी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हार्ट पेशेंट्स के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह या प्रोटीन पाउडर्स कई बार दिए जाते हैं, खासकर जो पेशेंट्स हार्ट फेलियर की वजह से बॉडी उनका बहुत ज़्यादा वीक हो गई है वैसे लोगों को प्रोटीन पाउडर्स कई बार रिकमेंड होते हैं। अगर कोई पेशेंट किडनी फेलियर के अर्ली स्टेजेस में है, यानी क्रिएटिनिन उनका 1 के आसपास से 1 से थोड़ा बढ़ना चालू हुआ है, 2 तक जा रहा है, बॉर्डरलाइन किडनी फंक्शन है, GFR उनका डिक्लाइन होना चालू हुआ है, वैसे स्टेज में रिकमेंड किया जाता है कि बहुत हाई डोज प्रोटीन नहीं लेना चाहिए एक्चुअल में। लेकिन वो बहुत हाई डोज और हाई डोज का कॉन्सेप्ट जो है वो वेस्टर्न के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन बेस्ड डाइट लेते हैं तो उनका डाइट में वैसे भी प्रोटीन ज़्यादा रहता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर वो लेंगे तो किडनी को डैमेज करेगा, ऐसा बोला जाता है। पर हमारा इंडियन डाइट नॉर्मली भी प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट ही होता है, खासकर वेजिटेरियन लोगों का डाइट, क्योंकि नॉर्मल जो रिकमेंडेड प्रोटीन इनका अलाउंस है वह 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, यानी 60 किलो के आदमी को 60 ग्राम पर डे प्रोटीन खाना चाहिए। और जो ज़्यादातर अपने इंडियन डाइट में या वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादातर लोग जो ले रहे हैं वो 15 से 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन वैसे भी नहीं लेते। तो अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन ले भी रहे तो उतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हाँ अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर में ज़्यादा प्रोटीन लेना थोड़ा सा नुकसानदायक किडनी के लिए हो सकता है। आप किडनी फेल अगर पूरी हो गई और पेशेंट डायलिसिस पे अगर बॉडी का प्रोटीन लेवल उस टाइम पे कम हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी डैमेज होने की वजह से किडनी में से एक्स्ट्रा प्रोटीन छन छन के बाहर निकलने लगता है, जिसको प्रोटीनूरिया बोलते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली प्रोटीन ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाएगी और उसकी वजह से पूरे शरीर में सूजन आना, पानी भरना चालू हो जाएगा। तो वैसे केस में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा प्रोटीन लेना है। लेकिन ओवरऑल ऐसा देखा गया है कि अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज में जहाँ प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं हो रही है, वहाँ प्रोटीन सप्लीमेंट्स कभी कभी नुकसान करते हैं। पर प्रोटीन सप्लीमेंट्स एज सच हम हार्ट पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियसली देते हैं। बहुत ज़्यादा जिनका हार्ट वीक है या बहुत ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी उनको ही दिया जाता है, अदरवाइज़ नहीं दिया जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर कोई हार्ट की मेडिसिन ऐसा किडनी पर कोई नुकसान कर सकती है ऐसा नहीं है। अभी तक जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन हमने बात की वो ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट्स में दी जाती है। हार्ट का तो बेनिफिट करती है, किडनी का भी ज़्यादातर बेनिफिट ही करती है। कोई भी ऐसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन नहीं है जो किडनी के लिए टॉक्सिक है या ज़्यादा डोज में लेने में किडनी का नुकसान कर सकता है। सिर्फ एक ही सूरत है कि हाँ, किसी का अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो कभी कभार किडनी सडनली फेलियर में जा सकती है। और SGLT2 इनहिबिटर्स से अगर किसी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए और लंबे समय तक वो ध्यान ना रखे तो किडनी तक फैल सकता है, पर वो ऐसा लाखों में एक आध किसी केस में होगा। अदरवाइज ये मेडिसिन का क्लियर कट डेटा अवेलेबल है कि लॉन्ग टर्म ये किडनी वाले पेशेंट में फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। और किडनी वाले पेशेंट्स में भी हार्ट के एंड पॉइंट्स खराब होते हैं। ज़्यादातर किडनी वाले पेशेंट्स में भी 40 to 50% लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से ही होती है, स्ट्रोक की वजह से होती है और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारियों की वजह से ही होती है, जिसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बोलते हैं। तो डेफिनेटली जिनको भी किडनी का प्रॉब्लम है उनको ये एक्स्ट्रा ध्यान रखना ही पड़ेगा। और वैसे लोगों में अगर आप हार्ट की मेडिसिन अगर ज़्यादा डोज पे दे भी रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ये भ्रांति है, ये भ्रम है कि किडनी हार्ट की दवाई हैं अगर ज़्यादा डोज में लेंगे तो किडनी को नुकसान करेगा, या हार्ट की दवाई हम दे रहे हैं तो वो हार्ट के लिए अच्छा है लेकिन किडनी के लिए नुकसानदायक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूजुअली ऐसा सोचना गलत है। और ज़्यादातर अगर किसी में क्रिएटिनिन अगर बढ़ता भी है या थोड़ा साइड इफेक्ट होता भी है तो दवाओं का डोज अप्रोप्रिएटली मैनेज करने से ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती है। बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन अगर किसी को हो तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, पर अदरवाइज ऐसा दिक्कत नहीं होती। एक रेयर ग्रुप है कि किसी का अगर एक ही किडनी फंक्शनल हो तो वैसे केसेस में कई बार ACE इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन मना होती है, क्योंकि ये सिंगल किडनी का अगर फंक्शनिंग या जो यूरिन प्रोडक्शन है वो कई बार इस एंजाइम पर डिपेंडेंट रहता है। तो वैसे केसेस में डॉक्टर आपको वैसे ही ये दवाई नहीं देगा। सिंगल फंक्शनल किडनी अगर है तो ये दवा नहीं देगा वैसे भी आपको, पर अदरवाइज ज़्यादातर पेशेंट्स में ये दवाइयाँ नुकसान बिल्कुल ही नहीं करती हैं। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े।
डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि इस कंटेंट को आप रेगुलर बेसिस पे समझ सके, फॉलो कर सके और अपने पेशेंट को बेटर मैनेज कर सके, बीमारी को बेटर वे में डिस्कस कर सके और एक इन्फॉर्म्ड वे में पेशेंट को मैनेज कर सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो इसका लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या आपको ऐसा लगता है कि कोई और टॉपिक्स पर फ्यूचर में हमें वीडियोस करने चाहिए तो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा और होपफुली आपके मन में कुछ भ्रांतियाँ या कुछ भ्रम जो थे वो कुछ क्लियर हुए होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काम करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।